देखिए बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, देखिए क्या है। एसी अक्रॉस रेजिस्टर, ये हमारा पहला डिस्कशन का टॉपिक है। अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस एसी। देखो हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे एसी लगाया, और इसका ईएमएफ ई है जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, ये आर है, और इसके थ्रू करंट जाता है आई। तो जब तुम आई लिखते हो तो वो क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। और ये होता क्या है बेसिकली, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। और बेटे ई नॉट बाय आर इज कॉल्ड एज व्हाट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस वजह से आई तुम्हारे पास आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो टर्म हमने साइन के साथ ये ओमेगा टी लिखा, ये ओमेगा टी लिखा, बेसिकली दैट्स कॉल्ड द फेज। वाइब्रेटरी मोशन में या ऑसिलेटरी मोशन में तुम इस इक्वेशन में इसका नाम फेज कहते हो। दिस इज अ फेज ओमेगा टी ऑफ ईएमएफ, दिस इज आल्सो ओमेगा टी फॉर करंट। यहाँ पे तुम ये बोलते हो, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो तुम ये बोलते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can state that in a resistance always the alternating current and potential difference through it always remains in same phase। ये सेम फेज में रहते हैं हमेशा, मतलब उसका भी ओमेगा टी है फेज, उसका भी ओमेगा टी है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0। ओके, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आ गया एसी सर्किट containing
कैपेसिटर ओनली। अगर अकेला कैपेसिटर लगाया होगा तो फिर कैसे उसका बिहेवियर देखते हैं। ये कैपेसिटर आ गया, ये ईएमएफ आ गया, इसका वैल्यू तुम ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हो, इसकी कैपेसिटी सी आ गई। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया क्यू। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आएगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आएगा? सी ई आएगा। ये सी आ गया, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तेरे को करंट लिखना है बेटे, और करंट आई, तो आई को तुम क्या लिखोगे? डी क्यू बाई डी टी। इसमें सी और ई नॉट कॉन्स्टेंट है, और ये डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी आएगा। व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी? इट इज cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। आई का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया ओमेगा सी ई नॉट cos ओमेगा टी। अब एक तुम यहाँ पे न्यू पैरामीटर डिफाइन करते हो, एक्स सी। एक्स सी का नाम क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये बेसिकली होता क्या है? 1 बाय ओमेगा सी। और cos ओमेगा टी को तुम क्या लिख सकते हो? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सो दिस इंप्लाइज, इसको क्यों लिखना है ऐसे मैं तुम्हें बताता हूं। बिकॉज ईएमएफ के साथ भी साइन था, और तुम्हें करंट के साथ भी साइन ही लिखना है। कॉस को रिमूव करके उसको साइन ही लिखना है, तभी फेज डिफरेंस ले सकते हो। जब दोनों का टी रेशो सेम होगा तभी तुम फेज डिफरेंस लिख सकते हो। आई आ गया ई नॉट बाय एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ई नॉट बाय एक्स सी इज कॉल्ड एज आई नॉट। So this implies I is equal to I naught sine of omega t plus pi by 2। तुम देख पा रहे हो ईएमएफ का जो फेज है वो ओमेगा टी है, और इसका फेज जो है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। मतलब करंट लीड करता है, मतलब करंट लीड करता है। So we conclude that current always leads the EMF by a phase of pi by 2 by a phase of pi by 2। पाई बाय 2 फेज से वो हमेशा लीड करता है, करंट जो होता है वो हमेशा लीड करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम में। तब रेजिस्टर के केस में ये दोनों सेम फेज में होते हैं, क्योंकि दोनों का ओमेगा टी फेज है। इसमें इसका ओमेगा टी है और इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, तो इस वजह से करंट लीड करता है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट में कि AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो तो क्या होगा? ये इंडक्टर आ गया और ये सेल हमने लगाया, इसके ईएमएफ आया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंडक्टर आ गया एल। मान लो इसके थ्रू करंट आई आ रहा है किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, सो
So potential difference across the inductor will be E is equal to L di by dt हमेशा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई भी नहीं है इसमें, और E का वैल्यू तुम्हें पता ही है कितना दे रखा है, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L di by dt। अब इसको रीअरेंज कर दो तो di किसके बराबर आया, E नॉट साइन ओमेगा टी बाई L इंटू डी टी। अब इसके बाद क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। जब तुमने इंटीग्रेट कर दिया ये आ गया, डी का इंटीग्रेशन आई आ गया, ये आ गया ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो गई। तो इसको तुम लिखोगे ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब तुम्हें माइनस कॉस ओमेगा टी क्यों लिखना है, ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू मतलब साइन थीटा माइनस 90 इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और आई नॉट जो है वो ई नॉट बाई एक्सएल, ई नॉट बाई ओमेगा एल, और ओमेगा एल इज नथिंग बट ई नॉट बाई एक्सएल, and XL is called as the inductive reactance. XL is called as the inductive reactance. ये XL का नाम हम लोग inductive reactance बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर या बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर ऐसे बोल देते हैं। यहां पे हम लोग ये कंक्लूड करा, here we conclude that inductor in inductor E लीड्स I, इसमें E लीड करता है क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी में से माइनस पाई बाय टू है, तो E लीड्स I by a phase of pi by 2, by a phase of pi by 2, E leads I by a phase of pi by 2 हमेशा। ठीक है, इसको याद रखिए, मतलब ये चीज को याद कर लीजिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी। करंट थ्रू रेजिस्टर लिखना है तो वो ई नॉट बाई आर आएगा, ई नॉट बाई आर आएगा। अगर मैक्सिमम लिखना चाहते हो तो ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो। और अगर तुम्हें करंट थ्रू कैपेसिटर लिखना है मैक्सिमम वैल्यू वाला आई नॉट, तुम लिखोगे ई नॉट बाई एक्स सी, जिसमें कि एक्स सी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी होती है, और एक्स सी का नाम क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉर्ट ऑफ तुम कह सकते हो ऑपोजिशन टू एसी, by the capacitor, opposition to AC by the capacitor। और इसके बेटा जो यूनिट्स होते हैं वो ओम ही होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के यूनिट ओम है वैसे इसके यूनिट्स ओम है।
इन द सेम वे अगर तुम करंट थ्रू इंडक्टर लिखते हो तो वो फिर से ई नॉट बाय एक्सएल आएगा और एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल होगा। इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लाइक अगेन विद द सेम थिंग opposition offered to AC by the इंडक्टर। और इसके भी जो यूनिट्स होते हैं बेटे वो ओम होते हैं। इसके भी यूनिट्स क्या होते हैं? ओम। इसको याद रखिए, ठीक है। और मतलब इसको ऐसे याद रखना है अच्छे से आपने। और इसमें तुम्हें बता ही दिया है ई एंड आई सेम फेज, इसमें आई लीड जी बाय पाई बाय 2, इसमें ई लीड्स आई बाय पाई बाय 2 बेटे, ठीक है। ये हमारा इसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसको ऐसे हम करते हैं, इसको याद रखिएगा। और जैसा मतलब तुम्हें कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, तो कंपैरिजन ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट्स कभी करेंगे ऐसा, तो हमारे पास अगर कभी रेजिस्टेंस दिया होगा, करंट जा रहा होगा इधर से इधर, ये ए होगा ये बी होगा, तुम बोलोगे वी ए बी इज नथिंग बट आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें नो डाउट आर जो है वो कांस्टेंट है। और इसमें बी ए बी और आई सेम फेज में होते हैं। और अगर तुम एक कैपेसिटर मार्क करते हो, इसमें करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी लिखोगे और इसकी वैल्यू आएगी आई इंटू एक्स सी। यहाँ पे एक्स सी का वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी आ जाएगा। कैपेसिटर के केस में बी ए बी लैग कर जाता है, लीड लिख दो करंट के लिए, लैग लिख दो वोल्टेज के लिए। बी ए बी लैग्स आई बाय पाई बाय 2। और इन द सेम वे हमारे पास अगर इंडक्टर है तो बेटे ए और बी लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई इंटू एक्सएल और उसमें बी एल का वैल्यू ओमेगा एल आएगा। और यहाँ पे तुम नो डाउट लिख दोगे वी ए बी लीड्स आई बाय पाई बाय 2। मतलब मैथमेटिकली भी इसको ऐसे ही प्रूव किया गया। नाउ चेक आउट अगर तुम इधर, क्योंकि सोर्स होता है, सोर्स का ओमेगा होता है, ओमेगा बोले तो न्यू है ना, सोर्स का न्यू होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम इधर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा प्लॉट करते हो और इधर तुम रेजिस्टेंस या एक्सएल या एक्सी प्रूव करते हो, तो रेजिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और ये स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे करके फॉर एक्सएल, क्योंकि एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, है ना, अभी बताया भी था।
और asymptote बन जाता है और XC because it is inversely proportional to omega. अभी बताया था XL omega L होता है और XC 1/omega C होता है. जैसे बोल दिया जाता है कि फॉर इंडक्टर XL is omega L, और अगर DC बोल दिया जाए, DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0, XL कितना आएगा 0, और कैपेसिटर XC is 1/omega C. XL 0 का मतलब सिंपल वायर, और 1/omega C, XC 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया. तुम ये बोलोगे कैपेसिटर ब्लॉक्स DC बोले तो डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होती है हमेशा. बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? Yes, sir. ओके, अब देखो आगे आता है बिहेवियर ऑफ L and C at high and low frequency, न्यू या ओमेगा कह लो. तो सबसे पहले तुम जैसे इंडक्टर की बात करोगे, ओमेगा XL आ जाएगा, XL ओमेगा L आ जाएगा. तो ऑब्वियस ही बात है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी XL will be high, XL will be high, ज्यादा हो जाएगा. एंड फॉर वेरी हाई ओमेगा XL will also be very high, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो इंडक्टर will behave like an open circuit. Will behave like an open circuit. एक ओपन सर्किट की तरह होगा. ठीक है. उसके बाद हम बोलते हैं फॉर लो ओमेगा XL will be small होगा ये. और अगर वेरी लो कर दे ओमेगा को, और वेरी लो ओमेगा XL will be so low, बहुत ज्यादा कम होगा, दैट इंडक्टर कुछ भी नहीं करेगा. मतलब इंडक्टर will behave like a short circuit. Will behave like a short circuit.
ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। मतलब मतलब कहने का कि अगर ये इंडक्टर था तुम्हारे पास, अगर ये इंडक्टर था तुम्हारे पास, ये तो फिक्स कर दी तूने एल की वैल्यू, और अगर तूने ओमेगा को वेरी हाई कर दिया तो ये ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये एक ओपन सर्किट बन जाएगा। और अगर ओमेगा को तुमने वेरी लो कर दिया तो ये एक सिंपल वायर बन जाएगी शॉर्ट सर्किट वाली, एज इफ नथिंग इज इन देयर, सिंपल। इन द सेम वे जब अपन कैपेसिटर की बात करते हैं, तो तुम्हें पता ही है एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी होता है। इसके लिए हम बोलते हैं फॉर हाई ओमेगा एक्स सी विल बी लो, एंड फॉर वेरी हाई ओमेगा, अगर किसी का ओमेगा बहुत ज्यादा कर देंगे सोर्स का, एक्स सी will behave like a short circuit, will behave like a short circuit, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एंड सिमिलरली फॉर लो ओमेगा XC will be high, and for very low omega XC will behave like an open circuit, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका भी तुम यही चीज याद रख रहे हो कि एक कैपेसिटर रहेगा डिपेंडिंग, क्योंकि कैपेसिटी तो तुम फिक्स कर दोगे और एक्सी का जो वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी है, ये तो फिक्स कर दिया, पर तुम इसको वेरिएबल रख रहे हो, तो ये सोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स यूज कर रहे हो। वैसे ही तुम अगर ओमेगा को वेरी हाई कर दोगे, बहुत ज्यादा कर दोगे ओमेगा को, तो कैपेसिटर जो है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ओमेगा को वेरी लो कर दोगे तो ये जो कैपेसिटर है ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। उल्टा हो गया पहले वाले का, ये शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे ओपन सर्किट। फर्क दोनों में क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता, इसमें करंट फ्लो कर जाता है। लॉजिक ये है, इसमें क्या होता है वही चीज, इसमें करंट फ्लो कर जाता है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता, तभी तो इसका नाम ओपन सर्किट है। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये सारे बच्चों? बच्चों ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? ओके, ग्रेट। ये रिजल्ट आ गया।
थोड़ा सा ऊपर करना वो, कौन सा बेटा? सर वो थोड़ा सा ऊपर करना। कौन सा पॉइंट? यस सर, वो नोट करना था, नोट। ओके, ये वाला कैपेसिटर। यस सर, यही वाला। हमारा जो हेडिंग है बेटा, अभी जो डिस्कस करने वाला है वो क्या है? देखिए, इसका नाम है फेजर्स एंड एसी, फेजर्स एंड एसी सर्किट पैरामीटर्स, एसी सर्किट पैरामीटर्स। ओके, अब देखिए करना क्या है इसमें, लेट्स चेक आउट दैट। देखो, इसका जो ना आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटा, इसमें तुम लोग क्या पढ़ोगे कि हाउ टू यूज द मैथमेटिक्स, हाउ टू यूज द मैथमेटिक्स इन दिस कॉन्सेप्ट। देखो, इसे इन SHM ऑफ अ पार्टिकल, जब हम SHM ऑफ अ पार्टिकल की बात करते हैं, इट कैन बी represented by the rotating vectors, by the rotating vectors. What are rotating vectors? Which are called as the phasors, which are called as the phasors. याद होगा ऐसे करके हम बनाते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और ये ओमेगा टी आता था, and this was the rotating vector, anti-clockwise rotating vector.
ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है। तो सिमिलरली AC EMF, alternating current and EMF can also be represented by rotating vectors, which are called phasors, as the phasors. And what are basically the phasors in that way? If you remembered, it was A, and you take the component along this side with it, and this was A sin omega t. इसका नाम तुम Y रखते थे। तो वैसे ही यहाँ पे तुम्हारे पास E का वैल्यू है कितना, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब तुम इसका फेजर फॉर्म बोलोगे, उसका नाम रखोगे E वेक्टर, और ये आएगा E नॉट एंगल 0। इसको ऐसे लिखेंगे, That's called the phasor form. This is a simple mathematics. ओमेगा टी को नहीं लिखते यहाँ पे, सीधा फेजर लिखते। अगर मान लीजिए लिखा होता ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो यहाँ पे आता अल्फा। अगर माइनस अल्फा होता तो यहाँ पे माइनस अल्फा होता। इसको लिखने का मेथड है बेटा ये वाला। इसमें नो डाउट हमेशा यहाँ पे पीक वैल्यू लिखी जाएगी और यहाँ पे फेज लिखा जाएगा। ओके। और अगर तुम इसके लिए फेजर बनाना चाहोगे तो तुम बोलोगे सर ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके अलॉन्ग ही हमारे पास E नॉट है। और अगर तुम लिखते हो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो उसका फेजर ऐसे लिखोगे E बार इज इक्वल टू E नॉट एंगल अल्फा। इसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दोगे जिसका नाम रख दोगे अल्फा, और दिस इज E नॉट, दिस इज E नॉट। क्लियर हो गया? In the same way, हम लोग ड्रॉ करेंगे अब स्टैंडर्ड फेजर्स for the resistance and the reactance. Reactances और resistance के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे कभी रेजिस्टेंस के लिए लिखना पड़ेगा, लिखोगे R बार इज इक्वल टू R एंगल 0, क्योंकि इसका फेजर होता है ना, करंट और वो सेम में होते हैं। और एक अगर कैपेसिटर लिख दोगे, इसका नाम लिखोगे XC बार इज इक्वल टू XC एंगल, ये प्लस माइनस π/2, ये माइनस π/2। इसको लिखने का मेथड है, तुम्हें पता है कि करंट लीड करता था इसमें, और ये इंडक्टर, ये फेजर है बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ फेजर मैथमेटिक्स है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं तुम्हें ये थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन भी कराऊंगा साथ में, क्यों लिखा गया मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा। जैसे अभी बता रहा हूँ, तुम्हें पता ही है यहाँ पे E और I सेम फेज में होते हैं, यहाँ पे E लीड करता है I से, और यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ पे E लैग करता है। जब लैग करेगा तो माइनस π/2, और इसमें ये लीड करता है इंडक्टर में I कितने से, y π/2 से, कितने से, y π/2 से। उसको ये लिखने का मेथड है, फिजिक्स में फेजर्स को लिखने का मेथड है, ठीक है। ये